एक चीज़ इसमें और भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफ़ेक्ट कर रहा है, और ख़ास तौर से जो दिख रहा है वो यूएस इकोनॉमी और जो यूरोपियन इकोनॉमी, वो भी डिवास्टेट हो रही है। केवल रशियन इकोनॉमी ही नहीं इफ़ेक्ट हो रही, लेकिन यूएस इकोनॉमी की स्थिति देखें आप, तो उनका इन्फ्लेशन किस लेवल तक पहुँच गया है। और चूँकि उनका जो डॉलर है, वो अब बाहर इतना अधिक है कि वो इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करके भी उस इकोनॉमिक डाउनटर्न को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद भी इन्फ्लेशन पर असर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो इन्होंने वो पूरा का पूरा जो डॉलर सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, इट इज़ कमिंग बैक टू बाइट देम। व्हाट डू यू थिंक? जी, बिल्कुल। अभी इस समय यूएस में बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इन्फ्लेशन एज़ यू से राइटली से बढ़ रहा है यूएस में। गैसोलीन मतलब पेट्रोल का भी प्राइस बहुत बढ़ गया है। पहले $2 से कम था, अभी $7 को टच कर रहा है या फिर उससे ऊपर चला गया है शायद। यूरोप में बहुत ही भारी रेट्स बढ़ गए हैं ऑफ एनर्जी। फॉर इंस्टेंस यूरोप का जो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरा इकोनॉमिक जो मिरेकल हो रहा था यूरोप का, it was on the basis of very cheap energy which was flowing in from Russia. रशिया से ये नेचुरल गैस आ रहा था which was powering the German economic machine. जर्मनी जो है पूरा यूरोपियन इकोनॉमी का हार्ट है. इट इज द मोटर, द इंजन दैट ड्राइव्स द यूरोपियन इकोनॉमी. इट इज एट द हार्ट ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी. एंड यूरोप का इकोनॉमी इतना इतना अच्छे से क्यों चल रहा था? बिकॉज ऑफ द चीप पावर, द चीप गैस दैट वाज कमिंग इन फ्रॉम रशिया, अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ चीप गैस कमिंग इन फ्रॉम रशिया. बिकॉज अगर आपको स्टील बनाना है, अगर आपको कुछ भी बनाना है, अगर अगर आपको कार्स मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपको स्टील बनाना है, अगर आपको बैटरीज बनानी है, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल काम करना है, यू नीड एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स. और उसको उसके लिए अगर आपके पास तीन चार ही ऑप्शन है. या तो न्यूक्लियर है, या फिर कोल है, या फिर गैस है, या फिर विंड एंड ऑल दैट ग्रीन एनर्जी. लेकिन ग्रीन एनर्जी बहुत कम क्वांटिटी में आपको इस समय हमारे पास उसका उत्पादन करने की क्षमता है. तो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज गैस इन यूरोप. अभी इन्होंने रशिया से गैस लेना बंद कर दिया है, इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को तोड़ दिया है. तो इसके कारण यूरोप हैज बीन लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू इंपोर्ट लिक्विफाइड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम द यूएस. अब ये जो एक्स अमाउंट पर यूनिट पे कर रहे थे रशिया को, तो अमेरिका को ये लोग 3x अमाउंट पे कर रहे हैं. 3 गुना ऑलमोस्ट प्राइस है यूएस gas की. So the Europeans are being made to pay 3 times what they were paying to Russia to get the same amount of energy from the US. इसके कारण यूरोप में जो बिजली के जो बिल्स है, एनर्जी बिल्स है, हीटिंग बिल्स है, ये बहुत बढ़ गए हैं एंड पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. सो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है यूरोप में. दूसरा क्राइसिस किसी को दिख नहीं रहा है. फ्रांस का अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% एनर्जी न्यूक्लियर से आता है. नाउ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए आपको यूरेनियम चाहिए. जर्मनी में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है. अब इन सारे देशों में यूरेनियम कहाँ से आता है? रशिया से आता है. अगर रशिया उसको उसका सप्लाई बंद कर देगा, तो ये लोग क्या करेंगे? दे विल फ्रीज. तो रशिया इज नाउ काइंड ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग कि हमें क्या करना है. बट यूरोप इज इन डीप डीप ट्रबल. ऐसा नहीं है कि दे विल ऑल डाई इन द विंटर और फ्रीज इन द विंटर, बट दे आर गोइंग टू हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर जस्ट कीपिंग देयर हाउसेस वार्म. एंड द अमेरिकन्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. और इससे क्या हो रहा है अभी? आप अगर नेदरलैंड्स में देखेंगे तो दे आर क्लोजिंग डाउन फार्म्स, दे आर क्लोजिंग डाउन दीज थिंग्स. रशिया, जर्मनी में भी ये कोल प्लांट्स बंद कर रहे हैं एंड ऑल दैट. नहीं, आई थिंक कोल उन्होंने बढ़ा दिया है अभी. The Germans were insisting that everybody should go to green energy, and now they are burning more coal than most other nations in Europe. तो ये बहुत सारे अजीब अजीब कार्यक्रम चल रहे हैं यूरोप में. या बट यूरोप इज इन डीप क्राइसिस. द अमेरिकन्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूरोपियन energy crisis, and the European economy is essentially kind of being run into the ground right now. Yeah, Germany को almost deindustrialize कर रहे हैं ये लोग over the course of one winter. And obviously there is a food grain crisis also which could happen because Ukraine जो था, it was the bread basket of Europe. यूक्रेन में का जो फ्लैग है, it is blue and yellow. Blue is the sky and yellow is the wheat fields. तो अब ये यूक्रेन का जो ब्लॉकेड चल रहा है ब्लैक सी का, और वॉर चल रहा है, इसके कारण से यूक्रेन का जो व्हीट एक्सपोर्ट है उस पर बहुत सारा ये
बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है. So that is going to cause a food grain crisis also. So the 2023 year is going to be tough, not only for Europe and the West, but maybe for the whole world, क्योंकि बहुत सारे supply chains disrupt हो गए and बहुत सारी चीजें हैं. So yes, it's going to be a tough year going forward. Europe especially is going to face the brunt of an energy crisis and all kinds of crisis in this winter. उनका economic production most likely कम होने वाला है, which means that economies will suffer, their industries will suffer. The Americans will benefit as a result of that, and they will they will increase their hold over Europe, their strangled hold of over Western Europe. तो ये सब चल रहा है, and it is obviously going to lead to discontent in various European populations. लोग कहेंगे कि हम ये sanctions रशिया पे डाल रहे हैं, लेकिन the ones who are suffering are we are suffering. We are imposing sanctions on Russia, but the Russians are not suffering. It is our people who are suffering. रशिया में कोई क्राइसिस नहीं है, एनर्जी क्राइसिस या कोई भी क्राइसिस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. The people of Russia have as much food as they want, as much energy as they want. It is the people of Western Europe who are suffering right now, and who are going to suffer even more in the winter. They will not be able to afford much of the energy bills and all that. So ये बहुत बड़े बड़े क्राइसिस चल रहे हैं. The economic downturn is beginning. अभी बैंक ऑफ जापान में इन्होंने बड़ा बड़ा क्राइसिस हो गया है, आज ही उसका न्यूज आया. So that's going to affect the world economy over the next 6 months or so. So yeah, there's a whole lot of stuff going on. And obviously Bank of Japan को कंट्रोल कौन करता है? Bank of Japan को कंट्रोल करता है US. Japan is under permanent US military occupation since 1945. Everything that happens in Japan, any major decision that happens in Japan, happens only with the approval of the United States. तो ये सब चल रहा है. So there's going to be an economic downturn in 2023 for sure, and the West is going to suffer greatly from that. आपको क्या दिखता है इसके वॉर का अंत कब होगा, कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट सी अ सीज फायर हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. बातें तो होती है कि लेट्स नेगोशिएट एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप देखिए, फॉर इंस्टेंस जेलेंस्की इज अ वेस्टर्न पपेट. एवरीबडी नोज दैट बाय नाउ. ही इज एन एक्टर हु हैज बीन हायर्ड टू प्ले द रोल ऑफ प्रेसिडेंट. और उसके अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अगर आप एक्शंस देखेंगे, दीज आर वेरी प्रोवोकेटिव एक्शंस. फॉर इंस्टेंस उन्होंने पोलैंड में कुछ मिसाइल्स डाले, फिर उन्होंने कहा कि रशिया ने लॉन्च किए हैं. दे वर ट्राइंग टू पुश फॉर अ वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? और जेलेंस्की के जो जितने भी उच्चारण है, जितने भी स्टेटमेंट्स है, बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स है. सो ही इज क्लियरली गिविंग द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट कंड्यूसिव to create the right atmosphere for negotiations, for diplomacy, for ceasefire. And Zelensky is a Western puppet, which means that the West doesn't want a ceasefire, right? और अभी ऐसा हो गया है सिचुएशन के maybe even Russia doesn't care for a ceasefire anymore. They just want to go forward and push for achieving their objectives militarily. So maybe I don't see an immediate or quick end to the war. I think the next year also war चल सकता है. I may obviously be wrong. Maybe they will push for it and finish it off in 2 weeks also. ऐसा भी हो सकता है. But most likely the war will be fought to its logical conclusion through military means, not through diplomacy. ऐसा मुझे लगता है, right? And मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी एक अंत आएगा इस वॉर का. द वॉर में स्लोली एट सम पॉइंट इन टाइम बिकम लाइक नो कॉन्फ्लिक्ट, बट बाय द टाइम यूक्रेन का जो नक्शा है बहुत बदल गया हो ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है. सो आई थिंक द ऑब्जेक्टिव इज दैट दे विल टेक कीव एट सम पॉइंट इन टाइम. द रशियंस मोस्ट लाइकली वुड वांट टू टेक कीव एंड इंस्टॉल अ डिफरेंट regime, and then they will leave the western part of Ukraine to the west. ऐसा मुझे लगता है. They will definitely take the city of Odessa, Kherson, all those things again. पूरा जो ब्लैक सी कोस्ट है उसको लेंगे, मुझे ऐसा लगता है. और मुझे ये भी लगता है कि ये कीव को भी लेंगे. And then whatever is left in the west, they will maybe leave it to the NATO and all that, but with the caveat that it should be completely neutral, and that can be the remainder of the country of Ukraine. That is the possibility that seems likely to me. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉर का अंत बहुत जल्दी आएगा. Maybe at least a few more months. So let's see how that goes. ये देखने में आ रहा है कि ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो तो पूरी तरह से फेल हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा है. और अब तो ये हाल हो गया है कि चूंकि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के चलते मिडिल ईस्ट वालों को भी समस्या आ रही है, तो उन्होंने भी यूएस को सुनना बंद कर दिया है. लेटेस्ट एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया. और सऊदी अरेबिया जो है वो ना केवल ओपेक को लीड करता है, अपितु वो एक तरह से पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसको भी लीड करता है. तो वो जो है वो आउट ऑफ सिंक जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स से, जैसा कि दिख रहा है. और दूसरी तरफ
भारत है, और भारत अभी भी 6.5-7% के ग्रोथ रेट दिखा रहा है, जो पूरे विश्व में बड़ी इकोनॉमी में हाईएस्ट, क्या बाकी सभी से 3 गुना 4 गुना है। तो ये आप यदि देखें, हम तो जब से कहेंगे नेशन स्टेट्स का उदय हुआ है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद से, तो एक चीज जो है वो शाश्वत ये रही है कि जब भी दो बड़ी पावर लड़ते हैं तो वो दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कोई तीसरी पावर राइज करती है। तो क्या इस वेस्ट यूरोप वर्सेस ईस्ट यूरोप वाले कॉन्फ्लिक्ट में आप कहीं भारत के उभरने का स्कोप देखते हैं? जी, हम तो यही चाहते हैं कि भारत का फिर से उदय हो, भारत फिर से राइज़ करे। इस समय भारत इतना पावरफुल नहीं है कि वी कैन डिक्टेट द टर्म्स टू द वर्ल्ड। इस समय भारत का अप्रोच ये होगा, मुझे लगता है होना चाहिए, कि वी शुड ट्राई टू बैलेंस द वेरियस कंपीटिंग फोर्सेस एसेंशियली अगेंस्ट ईच अदर। हमारे जो इंटरेस्ट है उसके साथ जो अलग अलग जो दूसरे देश है, उनके अगर इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइन होते हैं, वी विल वर्क टुगेदर विद देम। सो फॉर इंस्टेंस ब्रिक्स का जो ग्रुपिंग है, वी हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, स्पेशली इकोनॉमिकली। यस, ब्रिक्स में भारत और चाइना भी है, जो एसेंशियली दो शत्रु है, वी आर एनिमीज, एंड येट आवर इकोनॉमिक interests align to a large extent, especially vis-a-vis the west. So we have to find ways, भारत को ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि we need to balance these nations against the west, क्योंकि the west has been ruling the world and ruining the world for the past half millennium। 500 वर्षों से उन्होंने पूरे विश्व का essentially डिस्ट्रक्शन कर दिया है, एंड वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। तो रशिया ये चाहता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो, चाइना भी ये चाहता है, भारत भी ये चाहता है। अब भारत की दुश्मनी चाइना से तो है ही है, वी कैन नेवर ट्रस्ट चाइना, बट वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हैज टू राइज इफ वी वांट टू हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड वी कैन। और रशिया भी चाइना से डरता है। रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दे हैव अ लॉन्ग कॉमन बॉर्डर विद चाइना, एंड अलोंग दैट बॉर्डर उनके बहुत सारे पहले डिस्प्यूट्स हुए हैं। दे ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर इन द 1960s। द रशियंस हैड एक्चुअली द सोवियट्स हैड डिसाइडेड टू न्यूक चाइना, एंड द अमेरिकन्स सेव्ड चाइना। बाद में ये बॉर्डर इश्यू उन्होंने रिजॉल्व किया है, बट इट इज अ डॉर्मेंट बॉर्डर इश्यू। चाइना जब चाहेगा उसको रीओपन करेगा। चाइना इज डेफिनेटली अफ्रेड ऑफ रशिया बिकॉज रशिया हैज अ वेरी पावरफुल nuclear arsenal and a powerful military. Russia is also scared of China because China is also a very large economy now. उनका भी military strength काफी बढ़ गया है. So they are both wary of each other. They are collaborating, cooperating, but they are afraid of each other and they don't trust each other. India can utilize that to our advantage. रशिया जानता है कि अगर भारत और रशिया साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, then China will overwhelm Russia through its economic might alone and through its resources and all that. So रशिया जानता है कि they have to work with India. अगर आप रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2016 से 2021 तक, ये 5-6 साल, उन्होंने हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया विद पाकिस्तान। द्रुजबा 16, द्रुजबा 17, ऑल द वे अप टू द्रुजबा 21। एक साल रशिया में, एक साल पाकिस्तान में। सो दे वर वेरी ओपन टू कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद पाकिस्तान। दे सोल्ड हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री assault attack helicopters to Pakistan. So Russia was becoming pro Pakistan. लेकिन अब ये पूरा सिचुएशन बदल गया है, so they are now very much pro India again. अब 2022 में उन्होंने द्रुजबा एक्सरसाइज नहीं किया विद पाकिस्तान। क्या हो गया, क्या बदल गया? बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। सो जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं। We have to utilize the situation to our advantage. Right now the situation is advantageous for us, for India, in some ways, because now Russians need us more than they need Pakistan or even China. So the Russians will be very much proactively willing to align their interests with India and cooperate with India. और अगर हम चाहते हैं तो we can even acquire strategic bombers from Russia, the Tupolev 160. It will be a great addition to our air force, because these are supersonic bombers, Mach 2 flight, Mach 2 speed is इनका range of almost 8,000-9,000 kilometers. We can go deep into China quietly, release whatever we want to release and come back. So it will be great for us. So we can actually use this to our advantage. We can cooperate and collaborate economically with Russia, also with France. France भी नहीं चाहता भाई कि अमेरिका, फ्रांस का 1000 वर्ष का दुश्मनी है with the English speaking people, and since 1945 the Americans have been essentially bullying France, and whether they like it or not, have to be part of the EU and NATO. EU is a US led organization. The Americans own EU.
European Union. The Americans also own NATO. The French don't like this. So the French will also be open to working with India in a variety of ways. उन्होंने भारत को 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बना के दिए हैं, ऑब्वियसली एट अ बिग प्राइस. ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त है वो, दे हैव मेड अस पे फॉर इट, यू नो, ह्यूज प्राइस. और कुछ भी, और भी कुछ चीजें चल रही होगी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. रफाल और भी 36 आ सकते हैं, पॉसिबली देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो इंडिया एंड फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसमें पोटेंशियल है. भारत और रशिया का रिलेशनशिप है उसमें पोटेंशियल है. भारत और इजराइल का रिलेशनशिप है उसमें भी काफी सारा स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है. वी कैन अक्वायर टेक्नोलॉजी एंड वेपन सिस्टम्स फ्रॉम इजराइल, and we can help them economically because we are buying stuff for, not for free, but we are giving them money. तो ये सब चल रहा है. So I think if India can walk the tightrope and balance out the various competing forces against each other, then Bharat needs to also collaborate and cooperate with the US to counterbalance China. अमेरिका ये भी चाहता है कि भाई they need a counterweight against China in the Asia Pacific region, and the only counterweight that is available is India. So the Americans also need India from that perspective. So भारत को अभी ये करना है कि ये सारे अलग अलग 5 6 7 अलग अलग forces है which are at cross purposes. We need to find ways of counterbalancing them and finding equilibrium somewhere in between and walking the tightrope for the next 10 years. अगर हमारे पास 10 वर्ष तक peace है without any major conflict with either Pakistan or China, then we will definitely reach a $10 trillion economy mark. और अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हमारा मिलिट्री बजट भी इतना बढ़ जाएगा कि it will essentially be suicidal for China to try to fight with us. अभी भी it is suicidal for them to fight with us because we have a nuclear arsenal and we have the means to deliver the nukes also. But we need to grow economically.